नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। जेएनयू में हिस्सा करने पर एडमिशन रद्द हो सकता है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अविरोध प्रदर्शन धरना करने वाले स्टूडेंट्स को 20,000 रुपये जुर्माना देना होगा। किसी भी तरह की हिंसा करने पर 30,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है या एडमिशन रद्द किए जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए नई गाइडलाइन बनाई है, जो रूल्स ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू नाम के इस पर 10 पेज की किताब में प्रोटेस्ट, धोखाधड़ी से कारनामों के अलग अलग तरह की सज़ा बताई है। साथ ही यूनिवर्सिटी में कई तरह की इंक्वायरी और बयान दर्ज करने की प्रक्रिया भी समझाई। डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये नियम 3 फरवरी से लागू कर दिए गए। ये रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों स्टूडेंट्स पर लागू होंगे। बीबीसी के विवाद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को यूनिवर्सिटी में लगातार कई प्रदर्शन हुए थे। इन्हें रोकने के लिए यूनिवर्सिटीज़ ने ये कदम उठाया। 5 जनवरी 2020 की रात जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 50 से ज़्यादा नकाबपोश बदमाशों में हमला किया। उन्होंने डंडे और लोहे की रोड से स्टूडेंट्स और टीचर को पीटा था। हमले में छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष समेत 25 लोग जख्मी हुए। इनमें दिल्ली एम्स और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए। बदमाशों ने हॉस्टलों में तोड़फोड़ की। इस घटना में तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हरियाणा में 4,000 सरपंचों पर एफआईआर। हरियाणा के पंचायतों में ई-टेंडरिंग लागू करने का बवाल बढ़ गया। इसमें विरोध में सरपंच बुधवार चंडीगढ़ बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने पूरी रात भी चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर ही काटी। सरपंचों के प्रदर्शन की वजह से पंचकूला में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ। पुलिस ने चंडीगढ़ पंचकूला रोड को सील कर दिया। कल तक सीएम आवास घेराव के लिए जा रहे सरपंचों पर पंचकूला में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 100 से अधिक सरपंच घायल हो गए। वहीं पंचकूला पुलिस देर रात 4,000 सरपंचों के खिलाफ आईपीएस की 10 धाराओं में केस दर्ज कर लिए। चंडीगढ़ पंचकूला बॉर्डर पर पक्का धरना लगाकर बैठे सरपंचों ने कल सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल को बैरंग लौटा दिया। इसमें मांग में सीएम मनोहर लाल खुद पर बयान की टेंडरिंग वापस ले ली गई, जिसके बाद धरना खत्म हुआ। अब उन्हें किसी भी कोई बातचीत नहीं करनी। पुलिस लाठीचार्ज के बाद भड़के सरपंचों ने ऐलान कर दिया कि वो अपने क्षेत्र में सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी के विधायकों को घुसने नहीं देंगे। यदि फिर वो गांव में आते हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे। सरपंच एसोसिएशन प्रदेश प्रवक्ता और भट्टू एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्र मोहन ने कहा है कि सरकार ने जो बर्ताव उनके साथ किया वो बर्ताव सरकार के लोग जब गांव में आएंगे तो उनके साथ भी किया जाएगा। हरियाणा के गाँव में डबल मोड़ने का रिवाज है। राम रहीम की पैरोल खत्म। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की 40 दिन की पैरोल आज खत्म हो रही। जेल वापसी से पहले राम रहीम ने बुधवार को रात को 40 मिनट में सेशन में प्रेमियों और उनके बच्चों की शिकायतें सुनी और उन्हें टिप्स दिए। उनके साथ हनीप्रीत भी थी। हनीप्रीत ने ऑनलाइन अपने आने वाले प्रश्न राम रहीम को पढ़ कर सुनाए। राम रहीम ने अंत में कहा है कि हमने आपको संस्कृति के हिसाब से बातें बताई, लेकिन हो सकता है कि आपको अच्छी ना लगी, उनको आपके फिट ना बैठी हो, लेकिन क्या किया जाए, हमारी संस्कृति परफेक्ट है और रहेगी, नंबर 1 है और रहेगी। घर में कोई भी मीठा पड़ा है और उसे ले लेना वहाँ प्रसाद बन गया है। राम रहीम के सामने बैठे हुए प्रेमियों ने कहा कि आज एक बच्चा हायर एजुकेशन के लिए बच्चे बाहर चले जाते हैं, उनकी संभाल के मेट्रो शहर में कहीं नहीं होता। राम रहीम ने एक चिड़िया तब घोंसले में आते जब उसे लगी वह बड़ी सेफ है। छुट्टी के दिन आप उनके पास जाए, उनके मेल मिलाप के लिए कई संसाधन में है। एक प्रेमी ने कहा उनका बेटा 5 महीने का जॉब के कारण उसे बाहर रहना पड़ता। उनके बेटे को माँ बाप संभालते, इसलिए उसे गिल्टी फील होता है। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी तय। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अब किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने मंगलवार इमरान को सरकारी खजाने तोशखाना के करोड़ों रुपए की गिफ्ट बेहद सस्ते दामों बेचने का आरोपी मान लिया। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया। सरकार और पुलिस इस मामले में कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही ताकि खान को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले में इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी भी आरोपी। बुशरा के बारे में अभी कोई फैसला नहीं आया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई ने अपने नेता को गिरफ्तारी से बचाने के लिए समर्थकों में इमरान के घर
के बाहर जुटने को कहा है ताकि पुलिस पर दबाव बना जा सके। इमरान पर कई महीने पहले कथित हमला हुआ था, जो अब वो पैर से प्लास्टर लगाकर अदालतों की तरह की राहत हासिल कर रहे हैं। मंगलवार को कोर्ट ने 2 बार सुनवाई टाली, लेकिन फिर जज जफर इकबाल ने गैर जमानती वारंट करने का आदेश दिया। हालांकि दो दूसरे मामलों में खान को राहत मिल गई। इनमें से एक गैरकानूनी पार्टी फंडिंग और दूसरी टेररिज्म से जुड़ा। तोशा खाना ने केस में इमरान के वकील सुनवाई टालने की मांग की थी। इस पर जज ने कहा, अगर वो दूसरी अदालतों के सामने पेश हो सकता है तो यहाँ आने की में क्या दिक्कत है। इमरान जब प्रधानमंत्री थे तो विपक्षी सांसदों ने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इमरान पर आरोप था कि उन्होंने तोशखाना में जमा गिफ्ट को सस्ते में खरीदा और ज्यादा दामों में बेच दिया। भारत के भगोड़े रेपिस्ट नित्यानंद की दूत यूएन में। जेनेवा में यूएन की बैठक में भारत के भगोड़े स्वामी नित्यानंद की कथित देश में खिलासा के प्रतिनिधि भी नजर आए। नित्यानंद ने ट्वीट कर कहा, स्विट्जरलैंड में जेनेवा में यूएन मीटिंग के दौरान खिलासा की महिला भक्त इकोनॉमिक और सोशल राइट्स के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में चर्चा में हिस्सा लिया। खिलासा की प्रतिनिधि नित्यानंद की तरह से पारंपरिक कपड़ों और ज्वेलरी में नजर आए। नित्यानंद और भारत में शिष्यों में रेप और किडनैपिंग के आरोप लगे थे। 2019 में वो देश छोड़कर भागे। उसने अपना अलग द्वीप बसाने और अलग देश का दर्जा मिलने का दावा किया। हालांकि अब तक इस द्वीप पर देश को किसी देश में मान्यता नहीं दी गई। जेनेवा मीटिंग से पहले यूएन खिलासा प्रतिनिधियों को कुछ रिपोर्ट्स को पब्लिश कर चुका है। इनमें से हिंदुओं के साथ खिलासा के धर्मगुरु नित्यानंद पर हुए अत्याचारों का जिक्र किया गया। इसके अलावा यूएन कमेटी में खिलासा की वेबसाइट पर भी इन रिपोर्ट्स को दिखाया गया। खिलासा ने यूएन की महिलाओं को अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर रिपोर्ट सौंपी है। यूएन के ऑफिशियल वेबसाइट खिलासा 153 मेंबर स्टेट्स में शामिल नहीं करती। दरअसल एक तथाकथित देश या संगठन को यूएन को कुछ खास सेंस प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। इसके लिए यूएन मेंबर होना जरूरी नहीं है। फिलिस्तीन और बलूचिस्तान के प्रतिनिधि भी यूएन मीटिंग्स का हिस्सा रह चुके। खिलासा को आज तक किसी भी देश में अलग कंट्री के तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। नागालैंड के 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग। चुनाव आयोग के निर्देश पर बुधवार को नागालैंड के 4 जिलों में 4 पोलिंग बूथों पर दोबारा मतदान हुआ। इसमें जुने, बोटो, वोखा, मोन और नौखलक पोलिंग बूथ शामिल। जनरल ऑब्जर्वर की मीटिंग के आधार पर आयोग ने यह फैसला लिया कि आयोग ने सोमवार को राज्य में हुई वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया। नागालैंड को सोमवार को 85.35% वोट डाले गए। राज्य में 60 सीटें हैं, लेकिन एक सीट में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम पर वापस लेने के बाद 59 सीटों पर भी वोटिंग हुई। ये भाजपा प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। चुनाव के नतीजे 2 मार्च को आएंगे। नागालैंड में 16 जिलों की 60 में से 49 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक वोटिंग का आंकड़ा 85.35% रहा और 10 फरवरी को अकुलतो विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कैंडिडेट खेकार से सुमी नामांकन वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा कैंडिडेट कैजेतो किनीमी को निर्वाचित कर दिया। राज्य में कुल 13 लाख मतदाता 183 कैंडिडेट चुनावी मैदान में, जिसमें 4 महिला और 19 निर्दलीय कैंडिडेट शामिल, इनके लिए 2315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अतीक को एनकाउंटर का डर, एससी में अर्जी। यूपी सरकार ने उमेश पाल हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के प्रयागराज स्थित घर को बुलडोजर से गिराया। इसी घर में अतीक का परिवार किराए पर रहता। जफर के घर में तलवार, पिस्टल, राइफल भी मिली। धूमनगंज थाना क्षेत्र के चकिया मोहल्ला में जफर के 2 मंजिला मकान को प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लगाकर गिराया, जिस घर की मार्केट वैल्यू करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतीक का मकान जब्त हुआ तो जफर ने भी उसके परिवार को यहां पनाह दी। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर की, जिसमें अहमदाबाद जेल से यूपी के जेल प्रतिवासी ट्रांसफर का विरोध किया गया। इसमें कहा गया कि यूपी सरकार कुछ मंत्रियों के बयान के ऐसा लगता है कि उनका एक फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। वकील के अतीक की सुरक्षा पर सवाल उठाए। वहीं उमेश हत्याकांड में घायल सिपाही राघवेंद्र सिंह को बुधवार शाम इलाज के दौरान मौत हो गई। हालत गंभीर होने पर 2 दिन पहले ही राघवेंद्र को लखनऊ पीआईजी के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट कराया गया था।
कानपुर देहात कांड एसआईटी जांच पर पीड़ित के सवाल। कानपुर देहात मंडोली गांव में 13 फरवरी को अतिक्रमण हटाते महिला प्रेमिला 44 वर्षीय और उनकी 18 वर्षीय साल की बेटी नेहा की जलकर मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। जांच के दौरान एसआईटी के एक ऐसे व्यक्ति का नाम गवाही का नोटिस जारी कर दिया जिसकी मौत हो चुकी है। मृतका के बेटे शिवम ने एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए। शिवम का कहना है कि ये कैसी जांच है जिसमें मुद्दे को भी बयान कर रहे हैं। एसआईटी ने उसकी गवाही के लिए बुला लिए। पहले तो यही जांच होनी चाहिए आखिर मृतक के हस्ताक्षर किसने की और मृतक का नाम नोटिस कैसे जारी हो गया, वो कौन पुलिसकर्मी है जो मृतक के साइन करवाकर दस्तावेज के गयाम डोली कांड परिवार में एसडीएम लेखपाल और थाना प्रभारी सहित 29 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जेसीबी चालक और लेखपाल अशोक सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरे मामले की जांच के लिए शासन के निर्देश एसआईटी गठित की गई। एसआईटी का एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी थी। हाल की अभी जांच जारी है। हरमनप्रीत कौर बनी मुंबई इंडियंस की कैप्टन। इंडिया विमेंस टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग WPL अपनी टीम का कैप्टन बनाया गया। इसके साथ WPL 4 टीमों ने अपनी कप्तानों को नियुक्त कर दिया है। अब सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स टीम ने ही अपने लीडर का नाम जारी नहीं किया। आगे स्टोरी में हम जानेंगे विमेंस प्रीमियर लीग WPL में 4 टीमों की कैप्टन का कप्तानी अनुभव और 5वीं टीम की कैप्टन कौन हो सकता है। सबसे पहले देखें मुंबई इंडियंस के किस अंदाज में सोशल मीडिया पर हरमनप्रीत को अपनी टीम का कैप्टन बनाने की सूचना दी। मुंबई इंडियंस ने बुधवार को हरमनप्रीत कौर को अपनी टीम का कैप्टन नियुक्त किया। हरमन को इंटरनेशनल T20 में 96 मैचों की कप्तानी करने का अनुभव है। इनमें से 54 में सीड टीम को जीत मिली और 37 में हार, एक मुकाबला टाई रहा जबकि 4 मुकाबले बेनतीजा रहे। इंटरनेशनल के अलावा हरमन के विमेंस चैलेंज ट्रॉफी में सुपर नोवाज की टीम भी कमान संभाली। 10 मैचों में उन्होंने कप्तानी की। 6 में टीम को जीत और 4 में हार मिली। शाहरुख की पत्नी के खिलाफ लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर। सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान कानूनी पछड़े में फंस गई। दरअसल एक शख्स ने गौरी खान समेत 3 लोगों के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई है। गौरी के खिलाफ ये केस आईपीसी की धारा 409 के तहत दर्ज की गई है। मुंबई निवासी जसवंत शाह नाम का एक शख्स का आरोप है कि जिस कंपनी तुलसानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लिमिटेड की गौरी ब्रांड एम्बेसडर है, उनमें से 86 लाख रुपए चार्ज करने के बावजूद उन्हें अभी तक कोई फ्लैट नहीं दिया गया। ये फ्लैट लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी तुलसियानी गोल्ड व्यू में स्थित है। उस शख्स ने गौरी ऐसे पैसे हड़पने का आरोप लगाते हुए लखनऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस शख्स ने शिकायत में दावा किया कि उनसे पैसे लेने के बावजूद फ्लैट किसी और को दे दिया गया। शिकायतकर्ता ने गौरी खान को अलावा एमडी अनिल कुमार तुलसियानी और डायरेक्टर महेश तुलसियानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये तो सुबह के 10 ताजा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।